वक्त की बड़ी खबर, निर्भया केस मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जज की तरफ से कहा गया, क्योंकि पुनर्विचार याचिका एक गुनहगार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका फांसी के खिलाफ लगाई गई है। इसके मद्देनजर इस केस की सुनवाई हम नहीं कर सकते। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, निर्भया के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की तरफ 17 दिसंबर को पुनर्विचार याचिका जो लगाई गई, 17 दिसंबर को उस पर सुनवाई होनी है। इसके मद्देनजर जज ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। और अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? जी फिलहाल कोर्ट में जो है सुनवाई जारी है। कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में, जैसे ही कोर्ट ने केस की सुनवाई शुरू की तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि जो एक दोषी हैं उनके अक्षय की तरफ से रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है और जिस पर सुनवाई होनी है। तो लिहाजा जब तक वहां से मामला का निपटारा नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर सुनवाई तब तक वो टाल देते हैं। तो फिलहाल जो है कोर्ट में इसके तुरंत बाद जो दोषियों के वकील थे AP सिंह से भी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि उनके डिले टैक्टिक्स को वो समझ रहे हैं। जिस तरीके से वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होते, कोर्ट में सही समय पे आते नहीं है, जब एफिडेविट फाइल करनी होती है तो वो फाइल करते नहीं है। उनसे जब पूछा जाता है कि क्या दोषियों का लीगल रेमेडीज क्या क्या अभी बाकी है, क्या सोच रहे हैं वो लीगल रेमेडीज के बारे में, तो उस बारे में वो कोई जवाब नहीं देते। उस दिन कोर्ट में आते नहीं, तो कोर्ट ने इस लिहाज से उनको काफी ज्यादा फटकार लगाई है। फिलहाल जो कोर्ट में इस वक्त अभी जो निर्भया के वकील हैं जितेंद्र झा, वो कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं कि किस तरीके से डिले टैक्टिक्स होती है और किस तरीके से जो तमाम दूसरों केसों में जो फांसी की सजा हुई है और उसके बाद फांसी दी गई है उसमें क्या 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 प्रोसीजर हुआ है। तो प्रोसीजर फिलहाल कोर्ट को वो बता रहे हैं। जी, यानी अमित, क्या माना जाए, जो केस है जिसको लेकर आज सुनवाई होनी थी उस पर जजेस नहीं बातचीत करने को तैयार है, उस पर सुनवाई टाल दी गई है? जी बिल्कुल। अगर आप साफ कहें तो जज साहब जैसे ही कोर्ट में आए उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि चूंकि रिव्यू पिटीशन एक दोषी का अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर 17 तारीख को, आने वाले दिनों में उसमें 17 तारीख को सुनवाई होनी है, तो लिहाजा फिलहाल इस यहाँ पर सुनवाई टाल देते हैं। जब वहां पर डिसीजन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है रिव्यू पिटीशन पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला हो जाएगा तब यहाँ पर हम सुनवाई करेंगे। क्योंकि जो यहाँ पर याचिका है निर्भया की मां की तरफ से लगाई गई है कि जल्द से जल्द फांसी हो, यानी डेथ वारंट पर वो साइन करें, तो इस लिहाज से डेथ वारंट तभी साइन किया जा सकता है जब जो सारी लीगल रेमेडीज जो है दोषियों का वो खत्म हो जाए, खारिज हो जाए, तभी डेथ वारंट साइन किया जा सकता है। तो फिलहाल जो एक दोषी है अक्षय, उसका रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है और एक का राष्ट्रपति के पास है। यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख रिव्यू पिटीशन पर क्या रहता है, उसके बाद ही पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी, ऐसा पटियाला हाउस कोर्ट के जज की तरफ से कहा गया है। निर्भया की मां की तरफ से यहाँ पर याचिका लगाकर ये कहा गया था कि जल्द से जल्द डेथ वारंट पर साइन करे कोर्ट, जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा हो। बढ़ रहे आगे, श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से जारी बर्फबारी ने इलाके में काफी ठंड बढ़ा दी है। भारी बर्फबारी ने घाटी के लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड एक बार फिर बंद हो गया, जिसके बाद सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से वहां बर्फ हटाने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बर्फ हटाने की कोशिश हो रही है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ही तरफ से गाड़ियां गुजर रही हैं। बर्फबारी और घने कोहरे की वजह से श्रीनगर में हवाई सेवाएं भी ठप हैं। कश्मीर के गुलमर्ग, राजौरी, पहलगांव और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में इस वक्त ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है और साथ ही जो यहाँ पे टूरिस्ट्स आए हैं डल लेक के इर्द गिर्द, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पे एक दूसरे पे बर्फ़ फेंक रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं और इन टूरिस्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ बर्फ़बारी देखने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं, क्योंकि कल से लगातार यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है और इस वक्त ये डल लेक का नज़ारा है। हालांकि यहाँ पे टूरिस्ट्स बहुत कम आए हैं, लेकिन ये जो दिल्ली से काफ़ी सारे टूरिस्ट्स आए हैं ये इस वक्त बर्फ़बारी का खूब मज़ा ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं और एक दूसरे पे बर्फ़ फेंक रहे हैं। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे टूरिस्ट्स हैं वो बर्फ़बारी से काफ़ी प्रभावित हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग इस वक्त बंद है और एयरपोर्ट पिछले 6 दिन से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि घना कोहरा कश्मीर घाटी में छाया रहा, जिसकी वजह से कोई भी फ़्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर पाई। तो ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ हवाई राब्ता और ज़मीनी राब्ता कब बहाल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग भी कल से बंद पड़ा है। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, सिडनी।
कश्मीर घाटी में कल से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पैदा हुई है और इस वक्त हम डल लेक एरिया में हैं और आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे टूरिस्ट्स हैं, हालांकि बहुत ही कम टूरिस्ट्स यहाँ पे हैं, लेकिन जितने भी यहाँ मौजूद हैं वो एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी। हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ पर्यटकों से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ अनुभव रहा इनका। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली से आके यहाँ आपको स्नोफॉल देखने को मिला, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। तो आपने सोचा था यही यहाँ देखने आए हम यहाँ पर। हाँ, यही देखने आए हैं। यानी आपकी मुराद पूरी हो गई। आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह का अनुभव रहा और आप यहाँ पे डल लेक के इर्द गिर्द हैं और आप यहाँ पे स्नोफॉल देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यही देखने के लिए हम इतनी दूर से दिल्ली से आए हैं और अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जब यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं और उसके बाद ये स्नोफॉल देखते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, काफ़ी सुहाना मौसम उनके लिए लगता है। हालांकि यहाँ पे दिक्कतें काफ़ी आती हैं जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि चलने फिरने में भी मुश्किलात आती हैं और बिजली गुल हो जाती है जब भी यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ रोड्स पे तो स्नो क्लियर किया गया है, बर्फ़ हटाई गई है, लेकिन काफ़ी सारे रोड्स ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं हटाई गई है। गाड़ियों को चलाने में दिक्कत आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट्स ऑन करना पड़ती हैं क्योंकि गाड़ियाँ सिकड़ हो जाती हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो बर्फ़ की चादर है इससे कश्मीर घाटी में जो है रौनक पैदा हो जाती है। ये या कहें कि बर्फ़ की चादर में लिपटा हुआ कश्मीर इस वक्त है। तो ये तस्वीरें अब आपको जो दिखाने जा रहे हैं संसद में, ये हमले की बरसी, दरअसल ये तस्वीरें, हालांकि जो शहीद हुए थे उस दरमियान उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। 13 दिसंबर 2001 को दरअसल संसद भवन पर यह आतंकी हमला हुआ था और शहीदों की याद में संसद भवन में विशेष कार्यक्रम भी है। संसद भवन पर हमले की 18वीं ये बरसी है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू यहाँ पर मौजूद हैं। उमा भारती भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। संसद हमले की बरसी पर दरअसल ये सभी लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, एक बार फिर से वो तस्वीरें आंखों के सामने उभर पड़ी हैं जो हमने 13 दिसंबर 2001 को देखी थी। आज बरसी और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जी बिल्कुल, एकदम बेहद ऐतिहासिक पल है ये और संसद पर हमले की 18वीं बरसी है ये और बेहद गमी माहौल है यहाँ पर और सारे राजनीतिक दल तमाम दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर यहाँ पर संसद भवन में हर साल रीति रिवाज की तरह, एक रिचुअल की तरह जो इकट्ठा होते हैं, इस साल भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। और यहाँ पर संसद भवन में गेट नंबर 12 के पास इनका एक स्मारक बनाया गया है और हर साल यह संसद में एक परंपरा है, संसद भवन में एक परंपरा है कि इस मौके को यादगार बनाने के लिए सारे राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आते हैं और श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करते हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है यहाँ पर शुरू हो गया है। तो एक तरीके का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की यह एक डिस्प्ले है उसका कि किस तरीके से उन शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, उनके इस कभी न भूलने वाले योगदान को लेकर। और बहुत अहम चीज यह है कि जो शहीद हुए थे उनके परिजनों को भी खास तौर पर यहाँ पर लाया गया है। तो ये एक अलग तरीके का यहाँ पर माहौल है और ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और खास बात ये है कि यहाँ पर इतनी ठंड है, बावजूद इसके यहाँ पर आज बारिश हो रही है। बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर जितने भी जो नेता है सारे सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और इस यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस यादगार पल को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो दिन भी देखिए अमित अब नजरों के सामने जब पूरा देश दरअसल थर्रा उठा था, क्योंकि ये हमला देश की राजधानी और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन पर हुआ था। आज भारत की संसद पर हुए हमले के 17 साल ये बीत गए हैं और इस हमले की 18वीं बरसी को आज नम आंखों से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो तमाम नेता वहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं, याद करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हमले का जो मास्टरमाइंड था अफजल गुरु, उसको 12 साल बाद मिली थी इसी पूरे मामले पर सजाए मौत। तो आज की तारीख 13 दिसंबर को ही ठीक 17 साल पहले लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले भारतीय संसद पर यह आतंकी हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को जब संसद का शीतकालीन सत्र उस वक्त चल रहा था, विपक्ष का खूब हंगामा हो रहा था, जिसकी वजह से दोनों सदनों की जो कार्यवाही थी उसे स्थगित किया गया था। सदन में जब सेशन चल रहा था तो अक्सर यही होता है, लेकिन उस दिन वहां जो तमाम नेता मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे, गार्ड मौजूद थे, किसे क्या पता था कि आज का दिन ऐसा होने वाला है, संसद पर आतंकी हमला होने वाला है। तो नम आंखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू वहां पर उपस्थित हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बढ़ रहे हैं आगे, लौट रहे हैं उस खबर पर जिसके कारण हालांकि कुछ लोगों को खुशी हो रही है, लेकिन जो लोग वहां फंसे हैं उनको दिक्कत है। बात मैं अब बर्फबारी की कर रही हूं, क्योंकि जो श्रीनगर में हो रही है, अभी भी कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो सैलानी वहां पर पहुंचे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोग उस मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, हम देख रहे हैं अभी भी बर्फबारी वहां पर हो रही है और ऐसे में जो लोग सड़कों पर, हाईवेज पर फंसे हुए हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी मुसीबत। हाँ देखिए अर्पिता, आपने सही कहा। जिस तरीके से काफ़ी लोग खुश हैं कि बर्फबारी हुई, खासतौर से जो टूरिस्ट्स यहाँ पे हैं वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं, खासतौर से जो दिल्ली से यहाँ आना चाह रहे थे बाई एयर, या यहाँ से दिल्ली जाना चाहते थे, या बाकी मुल्क के अलग अलग इलाकों में जाना चाहते हैं, या विदेश जाना चाहते थे, वो लगातार कटे हुए हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि लगातार 6 दिनों से यहाँ पे कोहरा छाया हुआ रहा और पिछले 6 दिनों में कोई भी फ्लाइट जो है ऑपरेट नहीं कर पाई, और आज भी श्रीनगर एयरपोर्ट पे फ्लाइट ऑपरेट करने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इस वक्त हम डल लेक के इर्द गिर्द हैं और यहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे टूरिस्ट्स बहुत ही कम हैं, लेकिन जो भी टूरिस्ट्स हैं वो इस बर्फबारी का काफ़ी खूब मज़ा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं आपके ये जो हाउस बोट के ऊपर लोग हैं इस वक्त बर्फ़ गिरा रहे हैं, क्योंकि अगर बर्फबारी और हुई तो ये छत टूट सकते हैं। इसी तरीके से काफ़ी जगहों पे लास्ट टाइम दरख्त गिरे थे, जिसकी वजह से बिजली का निज़ाम तकरीबन 50 घंटे तक बिल्कुल मुतासिर रहा, और अभी भी काफ़ी जगहों पे बिजली नहीं है। जो ही बर्फबारी होती है तो बिजली गुल हो जाती है। लोकल जो लोग हैं उनके लिए दिक्कतें ज़रूर होती हैं, लेकिन जो पर्यटक होते हैं वो काफ़ी मज़ा लेते हैं इस बर्फबारी का। डल लेक के साथ साथ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और जो भी बाकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो है टूरिस्ट जितने भी मौजूद हैं वो काफ़ी मज़ा ले रहे हैं इस बर्फबारी का। लेकिन जिस तरीके से ये जो बुलवार्ड का रोड है अभी बर्फ़ क्लियर हुई है, लेकिन काफ़ी सारे रोड्स जो हैं वहाँ पे बर्फ़ जो है उठाई नहीं गई है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, खासतौर से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, चाहे गैस है, पानी और बिजली, ये दिक्कतें रहती हैं। और अभी SMHS हॉस्पिटल से काफ़ी लोग हमें भी फ़ोन कर रहे थे, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे पानी नहीं है अंदर, हॉस्पिटल के अंदर लोगों को वॉशरूम के लिए बाहर से नल से पानी लाना पड़ता है। इस ठंड के मौसम में बर्फबारी हो रही है, लेकिन SMHS हॉस्पिटल से हमें लगातार खबर मिल रही है कि वहाँ पे अंदर वॉशरूम्स में भी पानी नहीं है। हालांकि तो इस वक्त ख़ास तौर से अगर हम यहाँ इस एरिया की बात करें तो लगातार जितने भी टूरिस्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो वो बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद पड़ा रहता है जब भी बर्फबारी होती है। और साथ ही पहली बार इतने लंबे अरसे तक श्रीनगर का एयरपोर्ट जो है बंद पड़ा है, फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पा रही है, विजिबिलिटी बहुत कम है। और अब देखना होगा कि जब बर्फबारी होगी क्या विजिबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी। अब देखना होगा कि क्या कल से फ्लाइट्स ऑपरेट कर पाएंगी, या कल नहीं तो परसों से क्या फ्लाइट्स ऑपरेट कर पाएंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उससे लोगों को, मुसाफिरों को खास तौर से राहत मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी देने वाली याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए टल गई है। 18 दिसंबर को 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। निर्भया की मां की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी पटियाला हाउस कोर्ट में, जिस पर जजेस ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में निर्भया के एक गुनहगार अक्षय कुमार सिंह की तरफ से फांसी के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, उसके बाद ही इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जा सकती है। लिहाजा 18 दिसंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर,
निर्भया के गुनहगारों को जल्द फांसी देने वाली याचिका पर सुनवाई को पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से 18 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को 2 बजे होगी। आपको बता दें, निर्भया की मां लगातार ये मांग कर रही है अदालत से कि जल्द से जल्द गुनहगारों को फांसी पर लटकाया जाए और इसको लेकर उनकी तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका के जरिए उन्होंने कहा था कि जो अदालत है वो जल्द से जल्द निर्भया के गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाए, डेथ वारंट साइन करे। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। कोर्ट में लगा रखी वो डिसाइड होनी है। दूसरी पिटीशन अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा की तरफ से जो लगी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी डिसाइड होनी है। कंप्लेनेंट अभिनंदन पांडे ने जो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, रुपए ले लेकर 2013 में गवाही दी, बयान दिए, स्टेटमेंट दिए, वो पिटीशन भी आज यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिंग है। उस पर भी सुनवाई होनी है और इन सब के बाद ही फिर अक्षय कुमार, पवन और विनय की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन पड़ेगी और उसमें भी हम सक्सेस नहीं होते हैं तब कहीं जाके हम मर्सी पिटीशन देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ लगाएंगे। जो विनय शर्मा की मर्सी पिटीशन की अफवाह फैलाई गई थी वो लगी हुई है, वो पूरी तरह से झूठी है। उस पर ना सिग्नेचर है, ना उसके थंब इम्प्रेशन है। वो बीए पास लड़का पढ़ा हुआ है, ना उसके लिखी हुई है, वो गलत है। जिसके बारे में हम सूचना आज हमने माननीय अदालत पटियाला हाउस कोर्ट को भी दे दी है और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, मिनिस्ट्री ऑफ MHA को और दिल्ली सरकार को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे चुके हैं। उस बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन। अब इस केस की अगली सुनवाई यहाँ 18 दिसंबर को होगी। तो AP सिंह जो कि दोषियों के वकील हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो कोर्ट को आज दी गई है। बताया गया कि अक्षय कुमार सिंह की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लिहाजा इस मामले पर सुनवाई ना की जाए। जो याचिका निर्भया की मां की तरफ से कोर्ट में लगाई गई है, AP सिंह जो कि दोषियों के वकील हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अक्षय कुमार सिंह की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी दोषी हैं उनकी तरफ से भी राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी जाएगी, लिहाजा अभी इस मामले पर सुनवाई ना हो। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां की तरफ से लगाई गई याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए टल गई है। 18 दिसंबर को 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको ये भी बता दें, निर्भया की मां की तरफ से याचिका दाखिल कर पटियाला हाउस कोर्ट में कहा निर्भया के वकील हैं और कोर्ट में आज इन्होंने काफी बहस की। यहाँ तक कोर्ट में कह दिया कि जो लोअर कोर्ट है, जो पटियाला हाउस कोर्ट है, वो डेथ वारंट इशू कर सकता है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही बात है। जो कानून ने सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट को ही अधिकार दिया है डेथ वारंट इशू करने का, केवल अधिकार ही नहीं बल्कि ये ड्यूटी है सेशंस कोर्ट की कि वो डेथ वारंट इशू करे बाय स्पेसिफाइंग द डेट एंड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हमने इन द लाइट ऑफ द लॉ, इन द लाइट ऑफ वेरियस जजमेंट, बेसिकली इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ अब्दुल रजाक मेनन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल डेथ वारंट इशू कर सकती है। निश्चित रूप से जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके पास अधिकार है कि किसी भी तरह से वो अगर डेथ वारंट इशूड है तो उसको या तो स्टे कर सकती है या एक्सटेंड कर सकती है। चलिए बताइए, अगली सुनवाई जो होगी अब 17 तारीख को इसको सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद यहाँ होगी 18 तारीख को। जी निश्चित रूप से, चूंकि अक्षय ने 17 की रिव्यू पिटीशन जो है वो 17 के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अब रखी दी गई है, तो 18 तारीख को 2 बजे सेशंस कोर्ट में ये हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई होगी और उस पर हमें पूरा यकीन है कि अब चूंकि किसी भी कन्विक्ट का कोई ऐसा राइट जो कि वो वेल विद इन टाइम अवेल कर सकते थे बचा हुआ है, अब वो कर सकते हैं और कोर्ट डेथ वारंट इशू करेगी ऑन 18th at 2 PM। तो फिलहाल जितेंद्र झा को ये उम्मीद है कि जब 18 तारीख को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी तो पटियाला हाउस कोर्ट 18 तारीख को डेथ वारंट इशू कर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो निर्भया के वकील की तरफ से कहा गया कि हमने भी कोर्ट को अवगत कराया है और कई मामलों का उन्होंने हवाला दिया और ये अपील की कि डेथ वारंट कोर्ट जल्द से जल्द साइन करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अभी रुख का इंतजार कोर्ट को है। लाइव है। ये बताइए आप क्या आज जो पटियाला कोर्ट में जो सुनवाई हुई है 2 बजे अब सुनवाई होगी 18 तारीख को, क्या कहती हैं इस पर? टल गया। देखिए कोई बात नहीं, टल गया। हमने 7 साल बड़े धैर्य के साथ हमने लड़ाई लड़ी है, कोई बात नहीं। 1 हफ्ता और इंतजार करेंगे और संघर्ष करेंगे।
जो 18 तारीख को डेट मिली है वो उस दिन फाइनल होगा और उनका डेट वारंट निकलेगा और फांसी होगी और जल्द से जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो 17 तारीख की डेट है वहाँ पर उनकी पुनर्वाचिका खारिज हो जाएगी और 18 तारीख के यहीं पे उनका डेट वारंट निकलेगा और उनको फांसी होगी। 17 तारीख को आप जाएंगी सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल जाएंगे, हमें जहाँ जाना पड़े हम वहाँ जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। 7 साल से हम लड़ाई लड़े हैं, आगे भी जितनी भी रुकावट आएंगी उसको हम लड़के पार करेंगे और उनको इंजाफ तक पहुंचाएंगे। नहीं, अच्छा ये बताइए, आज जिस तरीके से कोर्ट ने एपी सिंह को फटकार लगाई है उस पर क्या कहना है? ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि मैंने 1 साल से पटियाला कोर्ट हाउस में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि उनको जवाब जरूरी था, क्योंकि 1 साल से वो कोर्ट में आया ही नहीं था। तो इसलिए जो भी कोर्ट ने डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। जब हम इतने साल उनके हक के लिए, उनके राइट के लिए हम 7 साल संघर्ष किए हैं, तो 1 हफ्ता और करेंगे, लेकिन 1 हफ्ते जो 18 तारीख की डेट होगी वो लास्ट डेट होगी और उनको डेट वारंट निकलेगा और उनकी फांसी की सजा निकलेगी। 18 तारीख को आपको उम्मीद है कि डेथ वारंट होगा? नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि रिव्यू टल चुकी है इसलिए सिर्फ उसी का ही वेट हो रहा है। जी बिल्कुल, अच्छा साइन है कोर्ट। हाँ बिल्कुल, अच्छा डिसीजन है। हमने 7 साल इसी का इंतजार किया है कि उनका राइट है, तो 1 हफ्ता और सही, सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिव्यू खारिज होगी, 18 तारीख का उनका डेट फिक्स हो जाएगा। बस ठीक है। चल एक मिनट कर लेने। तो निर्भया की मां की तरफ से ये कहा गया कि जहां 7 साल इंतजार किया वहां कुछ दिन और सही, लेकिन उम्मीद यही कि 18 तारीख को डेथ वारंट पर कोर्ट की तरफ से साइन किया जाएगा, डेथ वारंट निकलेगा और दोषियों को फांसी होगी। निर्भया की मां की तरफ से यह भी कहा गया कि एपी सिंह जो कि दोषियों के वकील हैं उनको भी कोर्ट की तरफ से फटकारा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, निर्भया केस मामले को लेकर याचिका जो निर्भया की मां की तरफ से लगाई गई थी, जिसके जरिए उन्होंने ये मांग की थी कि दोषियों के जो फांसी का आज सुप्रीम कोर्ट पटियाला कोर्ट हाउस में जज साहब ने सुना, उनको भी जवाब दिया, हमारे तरफ से भी सुना और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया, क्योंकि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उनके पुनर्वाचिका पर सुनवाई है, वहाँ खारिज होगी और 18 तारीख को ये लास्ट हेयरिंग होगी, उनका डेट पड़ जाएगा, उनको जल्द से जल्द फांसी होगी और इसी दिसंबर में होगी। इसी दिसंबर में हमने अपने बेटी सिंह के पास आ रहा हूं, ठीक है? एपी सिंह के पास आओ, एपी सिंह के पास आओ। तो निर्भया की मां ने कहा कि 18 तारीख को 2 बजे अब सुनवाई होगी, लेकिन उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो रिव्यू पिटीशन है दोषी अक्षय कुमार सिंह की वो खारिज हो जाएगी और दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। तो आज पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों की पेशी हुई। निर्भया की मां की तरफ से याचिका लगाकर कोर्ट से मांग की गई थी कि दोषियों के फांसी का जो वारंट है, जो डेथ वारंट है, वो जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के रुख का अब इंतजार किया जाएगा और 18 तारीख को 2 बजे सुनवाई होगी। बढ़ रहे आगे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से मकान और पेड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके दिखाई दिए। जहां देखो वहां बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी में पिछले कई घंटों से बर्फबारी लगातार जारी है, जिस वजह से सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई। सड़कों पर बर्फ जमने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत हो रही है। यमुनोत्री के आसपास भी भारी बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की, दरअसल आप देख रहे हैं भारी बर्फबारी की वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मकान, सड़क जो भी आपकी नजरों के सामने आएंगे, सब जगह बर्फ की एक चादर सी नजर आ रही है और इन सब के बीच सर्दी जो है वो भी बढ़ गई है, पारा गिरा, जिसकी वजह से अब लोग ठिठुरने लगे हैं और इन सब के बाद ऐसी संभावना भी दिख रही है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बर्फबारी हो सकती है। वहीं हिमाचल के कुल्लू का प्रसिद्ध महादेव मंदिर भारी बर्फबारी की चपेट में है। बाहर नंदी और दूसरी मूर्तियों के साथ शिवलिंग पर भी बर्फ जमी है। राजधानी शिमला भी बर्फ से लिपटा है। सड़क पर कई फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियों को वहां से जाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से लोगों ने वहां आसमान से धूप निकलने का इंतजार करते हुए लोग दिख रहे हैं, लेकिन अब तक वहां ऐसा हुआ नहीं है और इन सब के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर और
कुल्लू में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से बिजली गायब है, जबकि सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन इतनी बढ़ गई कि वहां से निकलना काफी खतरनाक हो गया। फिलहाल ठंड में ठिठुर रहे हिमाचल में हालात सुधरने वाले नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आगे भी ऐसे ही बर्फबारी हो सकती है, ऐसी संभावना है। और इन सब के बीच लोग काफी मजबूर और परेशान। उधर शिमला में भारी बर्फबारी और शीतलहर की वजह से पूरे हिमाचल में ठंड बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश और चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन बर्फबारी का मजा लेने शिमला पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए और पर्यटकों को भीड़ जो उनकी थी वो होटल से निकलकर बर्फ से खेलने सड़कों पर पहुंच गई। पिछले साल के मुकाबले इस बार पहले शुरू हुई बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश दिख रहे हैं। पहली बार आप जो है बर्फबारी देख रहे हो? बस अमेजिंग, हमारा फर्स्ट टाइम देखा है और ये ड्रीम था मेरा काफी सालों से कि स्नोफॉल देखूं। और इस बार जो है ये पूरा हुआ। यस। कुछ और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए मैडम? पानीपत। पानीपत, हरियाणा से हो। आप तो आते रहते होंगे यहाँ पर? नहीं आए थे, पिछले साल आए थे। बर्फ मिली थी? हाँ मिली थी। हाँ, इस बार कैसा लग रहा है? जल्दी है इस बार तो? हाँ जल्दी है। ठीक लग रहा है। आपका क्या नाम है मैडम? जी मेरा नाम भूमिका है। आप कहाँ से आए हो? मैं भी पानीपत आई, मेरी फैमिली के साथ आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? इससे पहले आपने बर्फ तो देखी होगी? हाँ देखी है, लेकिन ये लाइक सेकंड और थर्ड स्नो है फिलहाल का, तो वो बहुत अच्छा है। हाँ, इस बार जल्दी है। हाँ इस बार जल्दी है, काफी हाँ। जल्दी है। ये अच्छी बात है कि जिस चीज के लिए शिमला जाना जाता है कि पिछली बार काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस बार जो है ये बर्फबारी जो है काफी अच्छी हुई है। यूं कहा जा सकता है कि इस बार समय रहते ये माना जा सकता है कि ये बर्फबारी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा और तस्वीरें और जानकारी आपको देना चाहेंगे। ये जो बर्फबारी है, जो सेब बहुल इलाका है, उसके लिए जो है काफ़ी जो है अहम रहती है। जो चिलिंग आवर्स होता है सेबों के पेड़ों के लिए, वो जो है पूरा होने की संभावनाएं हैं और उससे जो है फसल अच्छी होने की उम्मीद है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में जो बारिश हो रही है, उससे किसानों को जो है काफ़ी राहत देखने को मिली है। जहां तक अलर्ट की बात करें, पूरे प्रदेश में अलर्ट है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर कल तक यानी 13 दिसंबर तक बर्फबारी का अनुमान है और 16 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब होगा और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा यहाँ पर बर्फबारी के दौरान किस तरह की दुश्वारियाँ होती हैं, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। जो तमाम अमला है उसे अलर्ट पर रखा गया है। जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो किस तरह से सुचारू रूप से चलनी चाहिए, यातायात सेवाएं किस तरह से चलनी चाहिए, उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी है। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई और उसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। राज्य के ज्यादातर ऊंचे इलाके में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति के काजा इलाके में दिखाई दिया। लगातार बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति के जो ज्यादातर इलाके हैं वहां पर बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। सड़कों और पुलों पर करीब 1 फुट बर्फ की परत जमने से ट्रैफिक मानो बिल्कुल ठप सा हो गया है। यही नहीं, मकानों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत बिछ गई और लोग घरों में ही कैद होने के लिए मजबूर हो गए। ठंडी इतनी ज़्यादा हो गई कि माइनस में टेम्परेचर हो गया जी। तो यहाँ सुबह शाम पानी जम रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है जी। हम दुकान में बैठे हैं कि आग भी जलाते हैं कुछ देर के लिए, तो कुछ देर के बाद फिर वैसा ही माहौल हो जाता है ठंड का जी। दिसंबर महीने में जो बर्फबारी हो रही है ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे आने वाले फसलों के लिए ये बहुत ही अच्छा है और ये हमारे पीने के पानी जो स्रोत हैं वो सारे रिचार्ज हो जाएंगे। तो पिछले 1 हफ्ते से हो रही बर्फबारी ने हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों को जमा दिया है। मनाली में बर्फबारी ने सारे रास्तों को ढक दिया। सैकड़ों पेड़ सूख चुके हैं और मकानों पर 4-4 फीट बर्फ की मोटी चादर जमी है, जिसकी वजह से सैलानियों को भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिले में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 14 दिसंबर तक दोनों राज्यों को बर्फबारी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है।
पर उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी जारी है। चमोली में हेमकुंड साहिब, नीति और माड़ा घाटी के साथ ही पर्यटक के लिए मशहूर औली ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी की वजह से वहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई है। पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में आ गया। उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी और बढ़ी ठंड की वजह से प्रशासन ने कई इलाकों में सरकारी और जो निजी स्कूल हैं उन्हें बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हिमाचल की ही तरह उत्तराखंड भी इस सितम से गुजर रहा है। केदारनाथ में तो हालात काफी खतरनाक हैं। मंदिर चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है और आसपास के घरों और होटल्स में भी बर्फ ने डेरा जमा लिया है। केदारनाथ में 7 से 8 फुट तक बर्फ जम गई है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ के बाहर चल रहे निर्माण के काम भी रोकने पड़े हैं। निर्माण के काम में लगी टीमों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। उत्तराखंड में करीब 1 महीने से बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड को फिलहाल इस आफत से राहत नहीं मिलने वाली। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद की ये तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिख रही है। बर्फ से ढक गया है एक तरीके से कहें उत्तराखंड। और ये स्थिति वहां पर तब है जब भारी तादाद में लोग वहां पहुंच भी रहे हैं। कुछ सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए ही पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे की चुनौती पता नहीं थी, क्योंकि कई सड़कें जो हैं वो बर्फबारी की वजह से वहां बर्फ जमने की वजह से रुक गई हैं। यातायात ठप हो गया है, जिसकी वजह से जो सैलानी पहुंचे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कनाडा के वैंकूवर में पूरी तरह बैटरी से चलने वाली कमर्शियल विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। इसके लिए 62 साल पुराने सी प्लेन यानी पानी से उड़ान भरने वाले विमान का इस्तेमाल किया गया, जिसे कई जरूरी बदलावों और बैटरी से चलने वाला प्रोपेलर लगाने के बाद उड़ान के लायक बनाया गया। फ्रेजर नदी से उड़ान भरने के बाद विमान करीब 15 मिनट तक हवा में रहा, जिसके बाद इसे दोबारा नदी में उतार लिया गया। वहां इस दौरान बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने विमान को उड़ान भरते हुए देखा। इस उड़ान ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक प्लेन कमर्शियल उड़ानों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ट्रायल पूरे होने के बाद इस 6 सीटर विमान का छोटी दूरी की कमर्शियल उड़ानों में इस्तेमाल किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हाथी ने एक आदमी को पटक पटक कर मार डाला। बताया गया कि वहां पिछले 5 दिनों से हाथियों का एक झुंड घूम रहा था, जिसे इलाके के लोगों ने भगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी हाथी वहां से नहीं गए। इस बीच अपनी फसल को बचाने आए एक आदमी ने हाथी को हटाने की वहां से कोशिश की, लेकिन हाथी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसे जमीन पर जोर जोर से पटकने लगा। इस दौरान एक आदमी ने हाथी पर पत्थर फेंक दिए। आदमी की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया और ये हाथी जो गुस्से से भरा हुआ था, उसने उस शख्स को पटक पटक कर वहां पर मार डाला है। हालांकि इससे पहले बहुत कोशिश की गई कि इस हाथी को वहां से हटाया जा सके, क्योंकि कई फसलों को यह हाथी बर्बाद कर चुका है। और ऐसे में जब लोग कोशिश करने पहुंचे तो इस गुस्से का शिकार एक शख्स बना। पीठ पटक पटक कर दरअसल इस हाथी ने उस शख्स को मार डाला। उधर ब्रिटेन की एक कंपनी की कार तेज रफ्तार का नया रिकॉर्ड बनाने से चूक गई। जेट इंजन से लैस इस कार को दक्षिण अफ्रीका के कलाहारी रेगिस्तान में दौड़ाया गया, जहां इस कार ने करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। कार आवाज से भी तेज रफ्तार से दौड़ सके, इसके लिए इसमें लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाला जेट इंजन लगाया गया। हवा का दबाव झेलने के लिए कार को खास तरह से डिजाइन किया गया था और इसमें साधारण पहियों की जगह मेटल से बने मजबूत पहिए लगाए गए। लड़ाकू विमान की वजह तरह बनाई गई इस कार को किसी आम ड्राइवर के बजाय ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के एक पायलट ने दौड़ाया, लेकिन इतनी रफ्तार के बावजूद ये कार नया रिकॉर्ड बनाने में नाकाम रही। हालांकि कार बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि उनकी ये कार 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। उधर अमेरिका की फ्लोरिडा में एक 3 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग इमारत की छत पर लगी थी, जिसने थोड़ी ही देर में सबसे ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग में काबू पाने के लिए जुट गई। हालांकि भीषण लपटों के सामने दमकल कर्मी जूझते नजर आए।